Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about a tubular secretion. ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है वो हमेशा याद रखो, ये हमेशा ऑलवेज एंड इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ अ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस होता है। सो क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ अ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। एक चीज हमेशा याद रखो, ये हो गया। मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। सो फटाफट इसको करते हैं एंड ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फिल्ट्रेट का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट का मूवमेंट हो रहा है। हमेशा याद रखो, रीअब्जर्प्शन जब मैं कहता हूं तो ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, लेकिन जब मैं सिक्रेशन कहूंगा तो सिक्रेशन हमेशा इस तरह से होगा। सो ये हो जाएगा आपका फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मूवमेंट किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये इस तरह से जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। जब हम फिल्ट्रेट से कोई चीज को बाहर लेकर के जा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, रीअब्जर्प्शन कहेंगे। हम अगर किसी चीज को फिल्ट्रेट में डाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सिक्रेशन कहेंगे। आई होप अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर देखो, सिक्रेशन में जनरली क्या होता है, सिक्रेशन में हमने 3 पार्ट टोटली कंसिडर किया है। एक होता है आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, एक होता है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड एक होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में हम किस चीज का सिक्रेशन करते हैं, जनरली ओब्वियसली हमारे बॉडी के लिए जो चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं, अमोनिया हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है क्या, नहीं ज़रूरी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पढ़ा था यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आर द टॉक्सिक सब्सटेंस एलिमिनेटेड बाय आवर बॉडी। ठीक है। तो हम यहाँ पर अमोनिया को कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें पोटासियम आयन की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, लेकिन जिस चीज़ को हमारे बॉडी जितनी मात्रा में रखेगी, ये एडवांस लेवल में आप पढ़ोगे कि बॉडी में कितनी मात्रा में आयन का कंसंट्रेशन रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे बॉडी के लिए ये जनरली आवश्यक नहीं है। अगर आवश्यक है तो जितना आवश्यक है उतना रखा जाएगा, बाकी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो एलिमिनेट कैसे होगा, एलिमिनेट होगा जब आप इसको फिल्ट्रेट में डालोगे। मैंने क्या बताया था कि सिक्रेशन का मतलब है कोई चीज़ को अगर हम फिल्ट्रेट में डाल रहे हैं तो इसे सिक्रेशन कहा जाएगा, एंड फिल्ट्रेट से अगर कोई चीज़ हम रिमूव कर रहे हैं या बाहर भेज रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रीअब्जर्प्शन कहेंगे। ठीक है। नाउ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में हम क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दिस पार्ट इज योर नोन एज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। सो इसमें हम अमोनिया, पोटासियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ये 3 को डाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया है, देखो पोटासियम आयन कहाँ पर है, ये हो गया आपका पोटासियम। देन उसके बाद हाइड्रोजन आयन। सो हाइड्रोजन आयन के लिए ये हो गया हमारा पोटासियम आयन। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा, हाँ ये हो गया हमारा पोटासियम आयन। पोटासियम आयन को हम क्या कर रहे हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में डाल रहे हैं। ठीक है। एंड उसके बाद अमोनिया को हम भी यहाँ पर डाल रहे हैं, इसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को भी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्रेशन का पार्ट। नाउ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में हम क्या क्या डाल रहे हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में वही सेम चीज़ है जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, अमोनिया, पोटासियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटासियम, हाइड्रोजन आयन। तो ये देखो, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया पोटासियम एंड ये हो गया अमोनिया, एंड ये हो गया आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है। तो इन 3 आयन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डंप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द कलेक्टिंग डक्ट पार्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट क्या हो गया, ये वाला जो बॉडी है ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। सो कलेक्टिंग डक्ट में आप क्या क्या डाल रहे हो, आप पोटासियम डाल रहे हो और हाइड्रोजन डाल रहे हो, पोटासियम, हाइड्रोजन। ठीक है।
तो हमने जो नेफ्रॉन का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उस डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम ये आयन को डाल रहे हैं। अच्छा, ये आयन कहाँ से आता है, क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि भाई हमने हाइड्रोजन आयन को इधर से डाला, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन आया कहाँ से, तो इसका उत्तर है आपका जो ब्लड में डिफरेंट ये एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में डिफरेंट एलिमेंट पाया जाता है। तो वहाँ से क्या होगा, ब्लड वेसल से इसके चारों ओर, मैंने क्या बताया था, इसके चारों ओर ब्लड वेसल लिपटी हुई है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज लिपटी हुई है। तो यहाँ से क्या होगा, इस आयन का यहाँ से मूवमेंट होगा, ठीक है, फिल्ट्रेट में जाएगा। अच्छा, फिल्ट्रेट में हम इसे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें जितना ज़रूरी है उतना हम रखते हैं, जितना ज़रूरी नहीं उतना हम छोड़ देते हैं। और वैसे भी ये तो टॉक्सिक है ना, वैसे भी ये अमोनिया टॉक्सिक है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, दीज आर द टॉक्सिक नाइट्रोजनस एलिमेंट। सो इसको हम क्या कर रहे हैं, यूरिन से बाहर कर रहे हैं। और इसका और एक उद्देश्य क्या है, यूरिन को कंसेंट्रेटेड बनाना, ठीक है, यूरिन को डाइल्यूट नहीं हम करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यूरिन को कंसेंट्रेटेड बनाना, यूरिन को डाइल्यूटेड नहीं, ठीक है। कंसेंट्रेटेड मतलब इसमें ज़्यादा वाटर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वाटर अगर ज़्यादा आ जाएगा तो हम डिहाइड्रेशन जैसे स्थिति की ओर मूवमेंट करेंगे। तो हमारे बॉडी के लिए वाटर चाहिए, हमारे बॉडी के लिए डिफरेंट आयरन चाहिए, तो जितना हमें ज़रूरी है उतना हम रखेंगे, बाकी को हम बाहर करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नाउ हमने क्या बताया था, अगर बताया भी नहीं था तो यहाँ पर जान लो। तो ये हो गया आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड ये हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ अ लूप ऑफ हेनले एंड ये हो गया आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ अ लूप ऑफ हेनले। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया था कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ अ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, बट आयन के लिए परमिएबल नहीं होता है, ठीक है। नाउ और ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, लेकिन वो वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है। इतनी बात आपको समझना पड़ेगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमिएबल, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए नॉट परमिएबल। एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल, लेकिन आपका वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। नाउ यहाँ पर देखो, इस कलेक्टिंग डक्ट में जनरली क्या होता है। अच्छा, ये चीज़ हमने आपको कई बार समझाया, पहले वीडियो में मैंने समझा दिया था। जब मैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल आपको समझा रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि कौन सा चीज़ का रीअब्जर्प्शन हम जनरली करते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जर्प्शन की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ये डिटेल में कवर किया था, तो आई थिंक डजंट नेसेसरी टू टॉक सेम थिंग रिपीट अगेन नाउ। सो ये तो हम करने वाले वैसे भी नहीं हैं। नाउ देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जनरली क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जर्प्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट में किसका होता है, वाटर का रीअब्जर्प्शन होता है। वैसे वाटर का रीअब्जर्प्शन यहाँ पर भी हो रहा है। वैसे वाटर का मैक्सिमम वाटर का रीअब्जर्प्शन कहाँ पर होता है, आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। यहाँ पर भी आपका वाटर का रीअब्जर्प्शन होता है, ठीक है, रीअब्जर्प्शन होता है। एंड इस कलेक्टिंग डक्ट में भी आपका वाटर का रीअब्जर्प्शन होता है। इसका कारण क्या है कि हमें यूरिन को कंसेंट्रेट बनाना है, हमें यूरिन को कोई ज़्यादा वाटर नहीं देना चाहिए, वरना हमारा बॉडी डिहाइड्रेशन जैसे स्थिति को आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या होता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में ये वाला जो पार्ट है, इसके पूरे नीचे वाले पार्ट में जनरली हम क्या करते हैं, यूरिया को रीअब्जर्प्शन करते हैं। I know that urea is toxic to our body, but still then we want certain amount of urea for our body. क्यों हमें यूरिया ज़रूरी है,
क्योंकि यूरिया के मदद से आपका हाई ऑस्मोलरिटी जो यहाँ पर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है वो मेंटेन रहता है। यूरिया के साथ आपका NaCl, ये दोनों क्या करते हैं, इस वाले जो बॉटम ऑफ द लूप ऑफ हेनले वाला जो रीजन है, आपका जो इंटरस्टिशियम वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन होता है। एंड इसी हाई ऑस्मोलरिटी के कारण आपका वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। ठीक है। नाउ ये जो यूरिया होता है, यूरिया जो कलेक्टिंग डॉट से रीअब्जॉर्प्शन हुआ वो कहाँ पर जाएगा, कुछ अमाउंट यूरिया इंटरस्टिशियम में रहेगा, लेकिन कुछ अमाउंट जो यूरिया होगा वो जनरली कहाँ पर जाएगा, आपका इस वाले रीजन में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाएगा। तो यहाँ पर मैं यू लिख रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करके वो फिर से इसी कलेक्टिंग डक्ट में दोबारा आएगा एंड ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। एंड इसी प्रोसेस के चलते आपका हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहता है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। नाउ देखो, हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होता है आपका थिक पार्ट, ये होता है थिक पार्ट एंड ये होता है आपका थिन पार्ट। तो यहाँ पर जो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब थिक पार्ट से, तो ये जनरली एक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पर जो थिन पार्ट में जो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा वो जनरली आपका पैसिव होगा। ठीक है। नाउ अब चलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ठीक है। सो काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या होता है, काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटर का मतलब होता है आपका अपोजिट। काउंटर का मतलब क्या होता है, अपोजिट। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट एंड करेंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, मतलब अपोजिट फ्लो मैकेनिज्म। सो आई कैन से that counter current mechanism is also known as opposite flow mechanism. Yes everybody, and it is actually a opposite flow mechanism. काउंटर करेंट मैकेनिज्म आगे जब मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्यों मैंने इसको कहा अपोजिट फ्लो मैकेनिज्म। नाउ टेक ए लुक इनसाइड द फिगर। ओके, नाउ दिस इज ए टिपिकल डायग्राम ऑफ अ लूप ऑफ हेनले एंड भासारेक्टा। सो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था भासारेक्टा के बारे में, तो यहाँ इतनी जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रीवियस वाला लेक्चर देखना ही पड़ेगा, वरना आप कुछ समझ नहीं पाओगे। ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले and this is the bottom portion where high osmolarity is maintained, that is known as 1200 milliosmol per liter, and this one is known as ascending limb of loop of Henle। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, आपका जनरली फिल्ट्रेट का मूवमेंट होता है। ठीक है। फिल्ट्रेट का मूवमेंट होता है, वो किस तरह से मूवमेंट होता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक मूवमेंट होता है। तो हमने यहाँ पर मूवमेंट का आरो भी दिया है ताकि आपको समझ में आए। एंड ये क्या हो गया, ये आपका स्पेशल कैपिलरीज नोन एज भासारेक्टा। तो इस वाला भासारेक्टा में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेजेंट होता है, डिफरेंट आपका जितने भी न्यूट्रिएंट होता है, आयरन होता है, तो इसका प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है, नीचे से लेकर के ऊपर की ओर होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, नीचे से लेकर के ऊपर, एंड यहाँ पर भी नीचे से लेकर के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक कहानी है। तो आप कहोगे सर सब तो समान हो गए, नहीं, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, नीचे से लेकर के ऊपर, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, नीचे से लेकर के ऊपर, तो ये तो समान हो गया। नहीं, ये समान नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये समान नहीं है। तो ये तो मैं बाद में समझाऊंगा कैसे समान नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए छोटे छोटे टर्म में बता दे रहा हूँ। हमारा जो आपका भली भांति मैंने समझा दिया था कि
कॉर्टेक्स वाले पार्ट में नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा रहता है एंड इनर वाले मेडुला में कुछ हिस्सा रहता है। सो हमेशा याद रखो कॉर्टेक्स में आपका जो ऑस्मोलरिटी मेंटेन होकर के रहता है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये हो गया किसका? कॉर्टेक्स का ऑस्मोलरिटी। इतनी बात क्लियर है? नाउ देखो ये जनरली क्या होता है, ये वाला लाइन आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इतना क्लियर है। एंड ये जो लाइन होता है ये आपका क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्लियर। नाउ ये आपका क्या है? डिसेंडिंग भासा रेक्टा, क्लियर। नाउ ये क्या है? आपका असेंडिंग भासा रेक्टा, क्लियर। क्यों ये असेंडिंग भासा रेक्टा? भाई ऊपर की ओर ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए असेंडिंग भासा रेक्टा। असेंडिंग वर्ड आप कहाँ पर लगाओगे? नीचे से लेकर के ऊपर तक जब उठोगे तो वहाँ पर असेंडिंग रहेगा। एंड जब नीचे से लेकर के जब ऊपर से लेकर के नीचे की ओर आपका झुकाव हो तो उस केस में आप डिसेंडिंग वर्ड यूज करते हो। इतना बात क्लियर है भाई? इतना बेसिक से समझा रहा हूँ, गधा भी अगर पढ़ेगा तो भी उससे हो जाएगा। क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ एवरी टॉपिक, एवरी मैकेनिज्म एंड एवरी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन ए डिटेल्ड मैनर। कोई लेक्चर इतना भी बेसिक से नहीं जाता है, इतना नीचे कोई नहीं जाता है जितना नीचे मैं आपको लेकर के जाता हूँ, ताकि पूरा रूट से आपका कंसेप्ट का क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके ब्लड, यहाँ पर आपके फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है। अच्छा, फिल्ट्रेट अगर आ रहा है तो यहाँ पर वाटर रहेगा, ठीक है, वाटर रहेगा। अच्छा, कॉर्टेक्स का ऑस्मोलरिटी मैंने कितना बताया? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा तो इसका ऑस्मोलरिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान लीजिए कॉर्टेक्स वाले एरिया में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 400, उसके बाद 600, उसके बाद 800, उसके बाद 1000 एंड ऐसे करके नीचे की ओर आपका 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्लड का ऑस्मोलरिटी कितना है? ब्लड का ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। नाउ तो देखो यहाँ पर फिल्ट्रेट का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? जनरली यहाँ पर एक ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल लागू होगा, ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल लागू होगा। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, यहाँ पर वैरी कर रहा है, कंसेंट्रेशन वैरी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, वाटर का मूवमेंट होगा। अच्छा, ये वाटर तो जा रहा है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? तो ये जा रहा है आपके असेंडिंग भासा रेक्टा में, क्लियर, असेंडिंग भासा रेक्टा में जा रहा है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहिए कि काउंटर करेंट मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है, ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नाउ यहाँ पर देखो, जो फिल्ट्रेट का मूवमेंट हो रहा है वो इसी दिशा में हो रहा है, क्लियर। नाउ यहाँ पर देखो, जो भासा रेक्टा में जो ब्लड का मूवमेंट हो वो किस दिशा में हो रहा है? इसी दिशा में हो रहा है, क्लियर। नाउ यहाँ पर देखो, अगर मैं ये दोनों को कंपैरिजन करूँ, असेंडिंग भासा रेक्टा एंड आपका डिस्टल डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर देखो ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर ब्लड का मूवमेंट कैसे हो रहा है? ऊपर की ओर हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर एक काउंटर करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या पढ़ रहे हैं? काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो, मैकेनिज्म मतलब किस मैकेनिज्म के तहत ये होता है। तो यहाँ पर देखो ना, ये नीचे की ओर आ रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, अपोजिट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एंड ये डिसेंडिंग लिम्ब के साथ ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को कंपेयर करो, तो यहाँ पर देखो ये नीचे की ओर जा रहा है,
लेकिन यहाँ पर ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो काउंटर करंट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे ये ऊपर, काउंटर करंट फॉर्म हुआ। तो एक काउंटर करंट इस और इस वाले एरिया में फॉर्म होता है, एक काउंटर करंट इस वाले और इस वाले एरिया में फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ एक काउंटर करंट इस वाले एरिया में फॉर्म होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो आपका जो फिल्ट्रेट का मूवमेंट ऊपर की दिशा में हो रहा है, लेकिन ब्लड का मूवमेंट नीचे की ओर हो रहा है, तो ये दोनों अपोजिट फ्लो हो रहा है। तो हमारे जो लूप ऑफ हेनले एंड भासा रेक्टा के अंदर कितने फ्लो पाया जाता है? 3 फ्लो पाया जाता है। पहला तो ये वाला, दूसरा ये वाला एंड तीसरा हो जाएगा ये वाला। क्लियर? 3 अपोजिट फ्लो हो रहा है। क्लियर? नाउ यहाँ पर जब देखो जब फिल्ट्रेट का मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? चलो कोई से भी शुरुआत करें। नाउ यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर वाटर आपका प्रेजेंट है, वाटर आपका प्रेजेंट है, तो वाटर का क्या होगा? ऑस्मोलारिटी के कारण वाटर बाहर जाएगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमेबल टू वाटर एंड यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑस्मोलारिटी का क्या है? आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑस्मोलारिटी का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के चलते क्या होगा? वाटर बाहर की ओर जाएगा। जब वाटर बाहर की ओर जाएगा तो कहाँ पर जाएगा? आपके असेंडिंग भासा रेक्टा में जाएगा। क्लियर? असेंडिंग भासा रेक्टा में जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ, इस वाले कंसेप्ट को यहीं पर रखो। अब अगले कंसेप्ट को हम शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका फिल्ट्रेट का मूवमेंट हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि आपका जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ अ लूप ऑफ हेनले, उसके थिक एंड थिन पार्ट में क्या होता है? NaCl का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ये NaCl कहाँ जाता है? आपके डिसेंडिंग भासा रेक्टा में जाता है। जब डिसेंडिंग भासा रेक्टा में आपका NaCl, मतलब ये NaCl एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जब इस भासा रेक्टा के अंदर जाएगा तो यहाँ पर मुझे बताओ, इसकी ऑस्मोलारिटी बढ़ेगा या घटेगा? निश्चिंत रूप से ऑस्मोलारिटी बढ़ेगा। तो ऑस्मोलारिटी क्या होगा? इस वाले रीजन में बढ़ जाएगा। ठीक है, इस वाले रीजन में बढ़ जाएगा। जब इस वाले रीजन में ऑस्मोलारिटी बढ़ जाएगा तो ऊपर आते आते क्या होगा? यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा, वाटर का यहाँ पर प्रवेश होगा। तो यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन था, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर आया ये ब्लड, तो वाटर एडिशन हो गया। तो अब क्या हो गया? वो ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। तो धीरे धीरे ये क्या होगा? 1200 से 1000 होगा, 1000 से 800 होगा, 600 होगा, फिर उसी तरह से ये 300 में पहुंच जाएगा। एंड इसी तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस होता है, ऑस्मोलारिटी का बैलेंस होता है। ठीक है, नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करता है, हाई ऑस्मोलारिटी यहाँ पर अगर मेंटेन रहता है तो किसकी वजह से होता है? तो एक तो हो गया आपका यूरिया, दूसरा हो गया आपका NaCl। तो देखो NaCl का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, अच्छा यहाँ से NaCl गया डिसेंडिंग भासा रेक्टा में, तो ये NaCl यहाँ पर मूवमेंट होगा, लेकिन ये NaCl क्या होगा? फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ से होगा? आपके असेंडिंग भासा रेक्टा। सो इसी तरह से NaCl का एब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? नाउ एंड इस वाले कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा? मैंने आपको कई बार बताया था कि यहाँ पर वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो वाटर का अगर हम ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेंगे तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो फाइनल यूरिन फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा कंसेंट्रेटेड होगा। एंड यही तो हमारा एम है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में
वहाँ पर भी हमने क्या करा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा। डिस्टल डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वहाँ पर भी हमने क्या करा, आपका इस वाले पे पार्ट में बता रहा हूँ, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हमने किया। एंड कलेक्टिंग डक्ट में हमने वाटर को क्या करा, रीअब्जॉर्प्शन करा, तब भी जा करके हमें क्या मिला, कंसेंट्रेटेड यूरिन। एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का जो मेन मोटो है वो क्या है, यूरिन को कंसेंट्रेटेड बनाना, यूरिन को हमें कंसेंट्रेटेड बनाना है। एंड उसके साथ हमारे बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस टॉक्सिक मटेरियल जो है, टॉक्सिक बेस्ट प्रोडक्ट जो है, उसको क्या करना, यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट कर देना है। यही तो हमारा मैकेनिज्म है ना। नाउ देन मैकेनिज्म ऑफ अ कंसेंट्रेशन ऑफ अ यूरिन, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपका यूरिन कैसे कंसेंट्रेटेड हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर थ्योरी के लिए कुछ बात को लिखा रखा है ताकि आपको पता चले। ऑलरेडी ये बात मैंने कवर कर चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ अ कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कैसे हो रहा है यूरिन का कंसेंट्रेशन, उसकी मैकेनिज्म अब हम देखेंगे थ्योरी के माध्यम से। नाउ द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन बोथ द लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी बताया, क्या बताया, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन बोथ द लिम्ब, मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ पर देखो ऊपर, क्लियर। नाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन बोथ द लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पर मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या बताया था, ब्लड का मूवमेंट ये नीचे की ओर एंड यहाँ ऊपर की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन। वासा रेक्टा में पूछ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड ब्लड इन एवियर, फिल्ट्रेट इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड ब्लड इन डिसेंडिंग वासा रेक्टा इज इन अपोजिट डायरेक्शन। वो क्या बता रहा है, फिल्ट्रेट का मूवमेंट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड ब्लड का यहाँ पर इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पर नीचे की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर, यही तो बता रहा है ना। एंड यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊपर एंड यहाँ पर नीचे, अभी सारा चीज बताए। नाउ अब क्वेश्चन आता है, हु मेंटेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में जो कंसेंट्रेशन मेंटेन होता है वो कौन मेंटेन करता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। भाई कॉन्सेप्ट इतना पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, हु मेंटेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियम। तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, NaCl फ्रॉम एवियर एंड यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ अभी बताया था, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से होगा एंड NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा आपका असेंडिंग वासा रेक्टा से। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है, NaCl फ्रॉम एवियर, यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। नाउ दूसरा होता है, काउंटर करेंट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द क्लोज प्रोक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। अच्छा, मैं यहाँ पर इस दोनों के बीच में देखो ये गैप रखा है, ये गैप बहुत रखा है। अब आप पूछोगे कि सर क्या इतना गैप रहेगा, नहीं रहेगा। मैंने क्या बताया था, एक किडनी में, एक किडनी को अगर मैं कंसिडर करूं तो एक किडनी का साइज जो होता है उसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन आता है। सो इमेजिन, कैन it have this much space? The space between the descending loop of Henle and ascending vasa recta, can you visualize this much space is here in the kidney? Nothing, क्योंकि 1 मिलियन नेफ्रॉन किडनी में हमें फिक्स करना है। तो इसका मतलब यही होगा, ये दोनों के बीच में इतना तो डिस्टेंस कभी नहीं होगा, ये बहुत ही पैरेलल पूरा चिपक करके चलेंगे। तो यहाँ पर अब आप पूछोगे कि सर आपने क्यों डिस्टेंस मेंटेन किया।
हमने इसलिए किया ताकि आपको समझ में आएगा, वरना यहाँ पर वाटर को कैसे मैं लिखूंगा, यहाँ पर जितने आरो मार्क दिया वो कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने जानने के लिए, सुविधा करने के लिए ये स्पेस मेंटेन किया, वरना यहाँ पर कोई स्पेस नहीं रहता है। आप इमेजिन करो ना, किडनी का जितना भी साइज होता है, क्या उतने साइज में हम 1 मिलियन नेफ्रॉन फिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन ये होता है, ठीक है। उसी तरह से सो काउंटर करेंट इज फॉर्म ड्यू टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। सो काउंटर करेंट इसीलिए हो पाता है क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत ही नज़दीक एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी होता है, ये दोनों पूरा चिपक करके चलते हैं, इसीलिए काउंटर करंट फॉर्म होता है, ठीक है। सो वाटर को कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 1 मीटर ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, वो पास में होता है, सेमी पेरिमेबल होता है, तो इसीलिए हो जाता है। एंड ऑस्मोलरिटी का भी रोल प्ले होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द कंसेंट्रेशन इन द descending loop of Henle and in the interstitium. So that's why water can be easily reabsorbed from the descending limb of a loop of Henle to ascending vasa recta. Clear? Now, so यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2 electrolyte which maintain high osmolarity of the interstitium is NaCl and urea. अभी बताया था NaCl एंड यूरिया। इसी के कारण इस वाले रीजन में क्या होता है, हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन होता है, ये दोनों इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नाउ अब थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करना चाहता हूं, तो ये देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो यहां से क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर देखो ना, ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो वाटर का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर जाता है, आपका असेंडिंग वासा रेक्टा। तो यहाँ पर देखो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो असेंडिंग वासा रेक्टा में जा रहा है। असेंडिंग वासा रेक्टा से क्या होता है, रिटर्न NaCl टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। सो यहाँ पर देखो ये हो गया असेंडिंग वासा रेक्टा, यहाँ से जो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये अगर कॉर्टेक्स पार्ट हो गया तो ये क्या हो गया, आपका इनर मेडुला। दिस रीजन इज नोन एज इनर मेडुला। तो ये वाला जो जितने भी फ्री स्पेस होता है ये क्या होता है, ये आपका इंटरस्टिशियम होता है। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ये जा रहा है, इसी कारण से हाई ऑस्मोलरिटी का मेंटेन होता है। अब देखो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से का NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर देखो असेंडिंग लिप ऑफ हेनले में आपका NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, आपका डिसेंडिंग वासा रेक्टा से जा रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग वासा रेक्टा से जा रहा है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या हो रहा है, का NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पर NaCl का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, करेक्ट। एंड यही NaCl कहाँ पर जा रहा है, आपका डिसेंडिंग वासा रेक्टा, मतलब इस वाले एरिया में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेम चीज लिखा है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, आपका सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ जा रहा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा से जा रहा है। नाउ जब NaCl डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है, जब यही वाले NaCl डिसेंडिंग वासा रेक्टा से जाता है, तो हमेशा याद रखो डिसेंडिंग वासा रेक्टा से क्या होगा, H2O भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका डिसेंडिंग वासा रेक्टा, तो यहाँ पर H2O का भी क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, करेक्ट। सो जैसे ही NaCl डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाएगा NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा। एंड जैसे ही यहाँ पर अगर वाटर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जब असेंडिंग वासा रेक्टा से वाटर का मूवमेंट होगा, वैसे ही NaCl का बाहर जाएगा। क्लियर, ये दोनों स्थिति आपको, तो वही चीज को मैंने यहाँ पर लिखा कि कलेक्टिंग डक्ट में
आपका यूरिया का थोड़ा हम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, इसलिए मैंने लिखा सम अमाउंट इज रिटेन्ड इन द इंटरस्टिशियम। कुछ अमाउंट जो कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन हो गया वो इंटरस्टिशियम मतलब वो ये जो खाली वाला जो स्थान है वहाँ पर कुछ अमाउंट रहता है, एंड जो कुछ अमाउंट होता है वो पास हो जाता है कहाँ पर, आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर मैंने देखो लिखा है यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है, एंड इसी यूरिया का इस तरह से फिर से मूवमेंट होकर के यही कलेक्टिंग डक्ट से चलता है, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहता है। ठीक है, नाउ then so some pass to the ascending limb of a loop of Henle, then DCT, then collecting duct। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ एक चीज आपको नोट करते चलना है, ह्यूमन प्रोड्यूसेस नियरली 4 टाइम कंसेंट्रेटेड यूरिन दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। तो इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म हमारा कितना था 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, यही ब्लड का ऑस्मोलरिटी भी होता है। तो हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म कितना होता था आपका 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, एंड ये कहाँ पर होता है आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपका होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है यूरिन हमारा कलेक्टिंग डक्ट से नीचे जाता है तो वहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में हमारा ऑस्मोलरिटी कितना होता है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। एंड कैसे 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर होता है एंड कैसे ये 4 टाइम होता है, मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ ये जो सारा चीज़ आपको बताया, आपको आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि ये हाई ऑस्मोलरिटी होता है। ये नियम है, जैसे जैसे कॉर्टेक्स में नीचे जाओगे तो वैसे वैसे ये नीचे आते आते ये 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो जाएगा, इसीलिए ये इतना हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन होता है। एंड इसी हाई ऑस्मोलरिटी के कारण क्या होता है आपका आयन का एक्सचेंज होता है, आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वरना तो एंड इसी के कारण आपका कंसेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आई होप दिस लेक्चर क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म। If any doubt, please do let mention in the comment section below. I'll see you guys in tomorrow upcoming lecture. Till then, thank you. Bye bye. Jai Hind. Bande Mataram.